हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई होगी हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे यूपीएससी सीएसई 2026 और 27 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होगा हम उसे अच्छी तरीके से देखेंगे और अकॉर्डिंगली नोट्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अमरावती बिल कम इनटू प्लेस। क्या है इसे न्यूज़ में देख लेते हैं एक बार। इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, अमरावती बिल आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है ना। हैदराबाद 10 साल 2014 से 24 तक संयुक्त राजधानी रहा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। उसके बाद 2014 से लेकर 24 तक संयुक्त राजधानी रहा हैदराबाद 10 साल तक। फिर अमरावती का चयन कैसे हुआ। 2014 में चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को नई राजधानी घोषित किया और इसे ग्रीनफील्ड कैपिटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। ठीक है, 10 साल तक पहले हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहा। उसके बाद अमरावती को चंद्रबाबू नायडू ने नई राजधानी घोषित किया और ग्रीनफील्ड कैपिटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। फिर 3 राजधानी विवाद क्या है। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 3 कैपिटल मॉडल प्रस्तावित किया इस पार्टी ने। ठीक है, क्या है, विशाखापत्तनम जो है एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव और कर्नूल जो है जुडिशियल। ये 3 राजधानियाँ रहेगी। फिर न्यायिक हस्तक्षेप क्या रहा। 2022 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती को ही राजधानी बनाए रखने का आदेश दिया। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। अमरावती बिल 2026 क्या कहता है। संसद ने संशोधन कर अमरावती को एकमात्र राजधानी घोषित किया। सेक्शन 5 में संशोधन कर स्पष्ट कानूनी मान्यता दी। ठीक है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। महत्व क्या है, राजधानी को कानूनी स्थिरता मिली, भविष्य में राजधानी बदलने पर रोक और संघवाद और नीति निरंतरता और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में इतना ही था कि पहले 10 साल तक हैदराबाद राजधानी रहा, फिर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को घोषित किया, फिर वाईएसआर पार्टी 3 राजधानी मॉडल लेकर के आई, न्यायिक हस्तक्षेप हुआ, मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती को एकमात्र राजधानी घोषित किया। ठीक है, यही था इस पूरी न्यूज़ में। दूसरा देखते हैं क्लोनिंग क्या होता है। ये इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। क्लोनिंग क्या होता है, कोई भी पदार्थ या फिर चीज़ देख लिया, उसका सबसे छोटा रूप या फिर पार्टिकल मान लीजिए जो अब विभाजित नहीं हो सकता, वो क्लोनिंग है। नहीं हो सकता वो क्वांटम है ना। कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, उसका सबसे छोटा पार्टिकल जिसे अब और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो होता है क्वांटम। ठीक है, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, नो क्लोनिंग थ्योरम के अनुसार किसी अज्ञात क्वांटम स्टेट पर परफेक्ट कॉपी बनाना जो है असंभव है। आप किसी भी छोटे पार्टिकल की परफेक्ट कॉपी आप नहीं बना सकते। नई खोज क्या हुई है, वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि क्वांटम स्टेट की कॉपी बनाई जा सकती है यदि उसे इनक्रिप्टेड यानी नॉइज़ के रूप में छिपा कर रखा जाए। आप बना सकते हो लेकिन उसे इनक्रिप्टेड रखना पड़ेगा, आपको उसे एक तरीके से शोर के रूप में, नॉइज़ के रूप में छुपा के रखना पड़ेगा, तभी आप एक उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो। काम करने का तरीका, डेटा को कई क्यूबिट्स में फैलाकर हर कॉपी को रैंडम नॉइज़ जैसा बनाया जाता है। डेटा को क्या, कहीं क्यूबिट्स में फैलाकर एक रैंडम नॉइज़ जैसा बनाया जाता है, जिससे समझने के लिए ये डिक्रिप्शन की नॉइज़ क्यूबिट्स ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये जो भी उनका प्रोसेस रहा है उस तरीके से होगी। सीमित उपयोग क्या है इसके, डेटा को सिर्फ एक बार ही रिकवर किया जा सकता है कि इस्तेमाल होते ही ख़त्म हो जाती हैं, जिससे बाकी सभी कॉपी जो है वो बेकार हो जाती है। इसका एक सीमित उपयोग हमें देखने को मिला। प्रयोग और सत्यापन, यह तकनीक IBM क्वांटम और क्वांटम प्रोसेसर्स पर सफलतापूर्वक टेस्ट की गई।
जहां सैकड़ों कॉपी जो है 729 तक बनाई गई। क्वांटम IBM क्वांटम के क्वांटम प्रोसेसर्स पर ये टेस्ट हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, 729 जो है कॉपियाँ बनाई गई। महत्व क्या है इसका? ये खोज क्वांटम क्लाउड स्टोरेज, सिक्योर डेटा बैकअप और क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है। इसका ये उपयोग है, ये महत्व है। एक नई प्रकार की खोज हुई है कि आप कॉपी बना सकते हैं क्वांटम की, लेकिन नॉइज़ के रूप में, लेकिन इंक्रिप्टेड रखा जाएगा उसे, उस तरीके से बना सकते हैं। उसका प्रोसेस हमने देखा, उपयोग सीमित है थोड़ा, और कहाँ सफलतापूर्वक उपयोग है ये भी देखा हमने, महत्व भी जान लिया। ठीक है, क्वांटम क्लाउड स्टोरेज, सिक्योर डेटा बैकअप और क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में इसकी जो है भूमिका हो सकती है। चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। उसके ऊपर आया है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, भारी निवेश हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन में भारी निवेश। दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में न्यूक्लियर फ्यूजन पर अरबों डॉलर निवेश किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो छोटे परमाणु मिलकर जब बड़ा परमाणु बनाते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? ऊर्जा डिक्रीज होती, कम होती है, ऑब्जर्व होती है उसमें। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो परमाणु मिलकर बड़ा परमाणु बनाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो एक तरीके से नया ऊर्जा स्रोत के रूप में लोग इसे देख रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में, और बहुत ज़्यादा इसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानी रखने को कहा गया है इस न्यूज़ में कि अभी भी इतना जो ट्रस्टेबल ये जो एरिया नहीं है कि इतना ज़्यादा इसमें निवेश किया जाए। इस पूरी न्यूज़ में यही है, हम देख लेते हैं एक बार। लागत अनुमान पर सवाल। ये ETH ज़ूरिच जो भी है के अध्ययन के अनुसार फ्यूजन की लागत घटने के अनुमान बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, है ना, और ठोस डेटा पर आधारित नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस रेट का महत्व। फ्यूजन के लिए 8 से 20% लागत कमी का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविकता में यह लगभग 2% न्यूक्लियर फिशन के समान हो सकता है। उच्च जटिलता और बड़े प्लांट। फ्यूजन रिएक्टर अत्यधिक जटिल और बड़े होते हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और उन्नत तकनीकी आवश्यकता होती है। मास प्रोडक्शन में क्या बाधाएं हैं? हर प्लांट को स्थायी परिस्थितियों के अनुसार डिज़ाइन करना पड़ता है, जिससे बड़े पैमानों पर जो है उत्पादन कठिन हो सकता है। हर प्लांट को स्थायी परिस्थितियां, भूकंप, पानी के नियम के अनुसार उसे डिज़ाइन करना पड़ता है, और जिससे मास प्रोडक्शन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नीतिगत और निवेश जोखिम क्या है? गलत अनुमान के कारण संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वैकल्पिक डिज़ाइन और छोटे रिएक्टरों पर ध्यान देने की जो है आवश्यकता है। इस न्यूज़ के जो की पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया है ना। फ्यूजन में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा है। कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर नहीं पाएंगे, है ना, और जटिलता भी है, बहुत अत्यधिक जटिल और बड़े होते हैं रिएक्टर, जिन्हें संचालित करने के लिए अधिक ऊर्जा और उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि फ्यूजन की लागत को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वे बहुत ज़्यादा आशावादी, मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ ज़्यादा ही आशा लगा के बैठे हैं लोग इनसे, है ना। देख लिया हमने। गलत अनुमान के कारण संसाधनों का दुरुपयोग भी हो सकता है, तो इसलिए वैकल्पिक डिज़ाइन और छोटे रिएक्टरों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस न्यूज़ में भी यही था। चलिए देख लेते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इसे ओरली डिस्कस करेंगे हम। क्या हुआ कि CBSE ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2026 और 27 से धीरे धीरे 3 भाषा फार्मूला जो है वो लागू होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा? तमिलनाडु सरकार का क्या कहना है? MK स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने पर कोशिश की जा रही है उन राज्यों पर जो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, या फिर ऐसा कुछ ना, देखते हम। उनका मानना है कि यह नीति क्या है, छुपे तरीके से हिंदी को लागू कर रही है। गैर हिंदी राज्यों पर
के साथ जो है न्याय नहीं हो पा रहा है इसमें। हिंदी राज्यों के छात्रों को तमिल या अन्य भाषाएं सीखना ज़रूरी नहीं है, तो ये एक तरीके का एक तरफा नियम है तो फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। 2 भाषा नीति ही जारी रखेगा तमिलनाडु, उनका ये कहना था। केंद्र सरकार का क्या कहना है कि यह हिंदी थोपने की बात गलत है। यह नीति छात्रों को बहुभाषी बनाना चाहती है और ज़्यादा भाषाएं सीखने के लिए अवसर बढ़ेंगे इससे, ठीक है, उनका ये कहना। तो मुख्य विवाद क्या है? हिंदी थोपना वर्सेस बहुभाषावाद, राज्यों की स्वतंत्रता वर्सेस केंद्र की नीति, है ना। सभी राज्यों के लिए समान नियम है या नहीं, शिक्षकों और संसाधनों की कमी। तो निष्कर्ष क्या है इस पूरी न्यूज़ का कि तमिलनाडु सरकार अपने भाषा और पहचान के खिलाफ मानती है इस नियम को, है ना। और केंद्र सरकार इसे छात्रों के विकास के लिए ज़रूरी समझती है और यही कारण है कि दोनों के बीच राजनीतिक और वैचारिक जो है टकराव अभी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये न्यूज़ देख लेते हैं। RBI सेट फॉर एंटी मिस सेलिंग नॉर्म्स फोकस ऑन इंसेंटिव्स। देख लेते हैं कि इस बारे में है। RBI अभी जो फ्रॉड है, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही नए नियम ला सकता है ताकि बैंकों के द्वारा होने वाली गलत बिक्री, मिस सेलिंग को रोका जा सके, ठीक है। क्या है ये? मिस सेलिंग का मतलब है कि ग्राहकों को सही जानकारी दिए बिना ही गलत तरीके से कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना। तो इसके लिए RBI जो है अभी नए नियम ला रहा है। क्यों लाए जा रहे हैं? कई बैंक अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट ज़बरदस्ती या गलत तरीके से बेचते हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है और ख़ासकर बुजुर्ग लोगों को। एक मामले में एक बुजुर्ग महिला से FD तुड़वाकर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदवा दी गई, ठीक है। समस्या की असली वजह क्या है? कमीशन मिलता है बीच में। इंश्योरेंस कंपनियां एजेंट्स और बैंक को ज़्यादा कमीशन देती है, इस वजह से वे ज़्यादा पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के तहत नए नियम लाए जाएंगे। ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ये सब चीज़ें नियंत्रित करता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग कितना कमीशन दिया गया? 60,800 करोड़ का कमीशन दिया गया। क्या बदलाव हो सकते हैं कि IRDAI कुछ बड़े बदलाव सोच रहा है। कमीशन को खुद तय करेगा, इंश्योरेंस कंपनियों के बोर्ड को जिम्मेदार बनाएगा और कमीशन को पारदर्शी बनाएगा। बेहतर समाधान क्या बताया गया? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये है कि कमीशन को एक साथ देने के बजाय धीरे धीरे दिया जाए। अभी ज़्यादातर कमीशन शुरुआत में ही मिल जाता है, इससे सेलर्स जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बेचने लगते हैं, है ना। फ़ायदा क्या होगा? गलत बिक्री रुकेगी, ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा और इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है? RBI और IRDAI दोनों मिलकर के नियम ला रहे हैं जिससे ग्राहकों की सुरक्षा हो, बैंक और एजेंट सही तरीके से प्रोडक्ट बेचेंगे, लालच की वजह से होने वाली जो गलत बिक्री है उस पर रोक लगेगी, ठीक है साथियों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।